हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे हैं झनक जो होती है वो ऋषि से सवाल करती है और वो पूछती है कि आप आखिर मेरी मदद क्यों करना चाहते हो और आप किस लिए, मेरी मम्मी का श्राद्ध है तो आपको क्यों रुकना है। ऋषि बोलता है क्यों क्यों मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तभी झनक बोलती बिल्कुल नहीं, अगर आपका रिश्ता होता तो ना आपको ये पूछने की ज़रूरत होती और ना मुझे बार बार आपसे बताने की ज़रूरत होती। सहरी बाबू, आपको भी सच पता है, मुझे भी पता है, हम दोनों के बीच में कोनो रिश्ता नहीं है और ना कभी हो सकता है। ऋषि बोलता है कि इंसानियत के नाते तो मैं रुक सकता हूँ ना झनक, मैंने उन्हें लास्ट टाइम पे मैं मिला था, मैंने उन्हें देखा था, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है ये सब आप कर रहे हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए अदिति दीदी को ये सब नहीं अच्छा लगेगा। ऋषि बोलता है कि मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, किसे क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं मैं वो मैटर नहीं करता, मुझे मन में आया तो मैं करता हूँ, मुझे लग रहा है यही सही है इसलिए मैं रुकूँगा। और वैसे भी ये श्राद्ध है, मुझे तुम्हारे साथ देना है, तुम्हारी अम्मा से वादा था मेरा और ये सब कुछ गलत नहीं है, मुझे किसी भी एंगल से गलत नहीं लग रहा है। झनक बोलती शहरी बाबू ये जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है। ऋषि बोलता है ये सब ठीक है, तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुम्हें वापस कोलकाता भी चलना है। झनक बोलती है हम कोलकाता क्यों जाएंगे भला। ऋषि बोलता है तुम्हें पढ़ना है इसलिए लेके जाना है, मुझे पढ़ लिख के कुछ करना है। और वैसे ही जन्म में तुम्हें बार बार नहीं समझा सकता, तुम अपना दिमाग लगाओ, तुम्हें जो समझ में आता है समझो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुमसे जो बोल रहा हूँ वो ये है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, ठीक है। ऋषि के इस तरह से बिहेवियर से झनक को शौक लगता है। झनक बोलती है मुझे जानना है आप मेरी इतनी फ़िक्र क्यों करने लगे अचानक से, अब ये ऐसे कैसे रहने लगे। तभी ऋषि बोलता है कि झनक हर चीज़ का समय होता है, ठीक है, तब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था लेकिन तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ जो कि मेरी वजह से हुआ। तभी झनक बोलती शहरी बाबू आप रहने दीजिए मुझ पर दया खाने के लिए, मैं जैसे भी हूँ जहाँ भी हूँ मैं ठीक हूँ, आप पे कोई आँच नहीं आएगी, आप अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। ऋषि बोलता है कि झनक मुझे तुमसे पूछने की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हारी माँ का एक बार श्राद्ध हो जाएगा तो मैं खुद ब खुद चला जाऊँगा और तुम्हें लेके जाना है मुझे कोलकाता, दैट्स अ फाइनल। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप शहर से इतना दूर क्यों चले आए, वो भी मुझे छोड़ने। जब मैं आपकी लाइफ से चली गई तो आपकी लाइफ को शांति मिलती, लेकिन फिर भी आप मेरा पीछा करते करते आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। ऋषि बोलता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो झनक, मुझे भी मैं बार बार तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ एक ही चीज़, मैं आ गया तो तुम्हें इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। झनक बोलती बिल्कुल नहीं, आप आए हो इसलिए नहीं, आपके घर पे प्रॉब्लम होगा बस इसलिए। ऋषि बोलता है कि इसकी सोचने की ज़रूरत तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। रात को हम देखते हैं कि यहाँ पे पराशर बोलता है कि शहरी बाबू एक काम करिए आप और यहीं सो जाइए, ठीक है, हम बाहर जाके सो जाते हैं। झनक बोलती नहीं बाबूजी आप बाहर क्यों जाके सोएंगे। ऋषि बोलता पराशर जी आप एक काम करिए यहाँ ठहरिए, मैं बाहर सो जाता हूँ। पराशर बोलता बिल्कुल भी नहीं, हम पे रिस्क मंडराता रहता है, ये बात आप भी जानते थे, आप लोग आते या ना आते तो भी मैं घर के अंदर तो नहीं ही सोता, आपको अच्छे से पता है। और वैसे भी बिटिया ये कमरा तुम्हारी माँ का था, इसी बेड पर तुम्हारी अम्मा ने दम तोड़ा, वो यहीं पर सोती थी, तुम अगर यहाँ रहोगी तो तुम्हें तुम्हारी अम्मा की छवि झलकेगी और तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी झनक बोलती है मैं सोच रही हूँ मैं सखी काकी के यहाँ हो क्या हूँ क्या, वहाँ पे सो जाते हो। पर असर के बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो मना कर देता है, बोलता है सखी काकी के यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, आप दोनों यहीं रुको ठहरो और आराम करो, हम जाते हैं ना बाहर सोने के लिए, और क्या दिक्कत तकलीफ़ है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है पराशर जी आप प्लीज़ इतना कष्ट मत उठाइए। पराशर बोलता है इसमें कष्ट की कोनो बात नहीं है, आप लोग यहाँ पे आराम कर सकते हैं, मैं बाहर हूँ। और बेटिया वैसे भी अम्मा के लिए तुम्हारी श्राद्ध करने की सब तैयारी थी, सब कुछ कर चुका हूँ मैं, फिर भी तुम्हें लगे उसमें कुछ कमी है, कुछ ठीक करना है तो तुम वो सब भी देख लेना, ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, हमें लगता है कि तुम दोनों को आराम कर लेना चाहिए। वैसे शहरी बाबू आप आए हमारे बिटिया का साथ दे रहे हैं, इन सब चीज़ों में रुके हैं, हमें देख के अच्छा लग रहा है। उसकी अम्मा हमेशा यही चाहती थी कि आप झनक को अपना ले, शांति से रहे, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी जो उसके साथ हुआ वो फिर से इस बिटिया के साथ हो। लेकिन आप दोनों को सामने देख के अब हम भी निश्चिंत हैं और नूतन भी अगर ऊपर से देख रही होगी तो वो भी निश्चिंत है और किसी को कोनो दुख नहीं है, उसने भी बहुत दुख झेले थे। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है पराशर जी मुझे पता है नूतन जी का बहुत स्ट्रगल किया हुआ है। पराशर बोलता है हाँ ये तो है, नूतन से हमने कभी शादी नहीं की था, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम प्रेम करते थे, पर वो हमेशा प्रेम झनक के बाबूजी को ही करती थी, मन से दिल से, और एक ही मोहब्बत थी। लेकिन जब वो सहरी बाबू आए थे और इस तरह से बिटिया को नूतन को छोड़ के चले गए, वो दोनों अकेले पड़ गए, तब मैंने नूतन का साथ दिया। नूतन फिर भी डट के बनी रही क्योंकि वो सिर्फ झनक के सहारे जी रही थी। अगर झनक के साथ भी वही सब हो जाएगा जो नूतन के साथ हुआ तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। शहरी बाबू एक ही निवेदन है, अभी जो है ये मेरी बिटिया ही है, इसका ध्यान रखा करो आप, इसको कोई तकलीफ़ ना आए, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ।
वरना इसका इस दुनिया में है ही कौन। यह सुनकर जनक बोलती है, बाबूजी क्या आप मेरे कुछ नहीं लगते, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं तो आपसे कोई रिश्ता नहीं। पराशर बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी बिटिया हो, ठीक है, चलो सो जाओ। तभी जनक बोलती है कि मुझे अपने बाबूजी के बारे में जानना है, बाबूजी बताइए ना मेरे बाबा कैसे दिखते हैं, कौन थे, कहाँ पे रहते थे। पराशर बोलता है कि बिटिया वो बातें ना उठाई जाए तो अच्छी है। वो इंसान कभी पीछे मुड़ के भी नहीं दिखा, जिससे नूतन दिल से मन से इतना प्रेम करती थी, उसने लालचन लगाया तो भी वो प्रेम करती थी। छोड़ो इस बात का जिक्र ही क्यों कर रहे हैं। ऋषि जैसे ही देख लेता वो बात उठाई जा रही है, ऋषि उस बात को इग्नोर करने बोल देता है और वो जनक को मना करता है। जनक को बोलता है, जनक आई थिंक तुम्हें ये सब छोड़ के सो जाना चाहिए, ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं। जनक बोलती, बाद में क्यों, मुझे अभी जानना है। पराशर बोलता है, हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है, और बेटा अभी ये सब बातें सच में बाद में तो बेहतर है, अभी मैं तुम्हारी अम्मा की शादी की तैयारी करनी, बहुत रात हो चुका है, उस पर देखना है। और शहरी बाबू, माना कि आपके साथ भी गलत हुआ, ज़बरदस्ती शादी हुई, ऐसा ही सेम कुछ नूतन के भी साथ हुआ था, लेकिन गांव वाले क्या करते, अब जो हो गया सो हो गया, अंत भला तो सब भला, इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी बिटिया को अपना लो, वो आपको अपना ले, संग रहो, खुश रहो, इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए। हमारा जीवन तो जैसे तैसे चल गया, इसकी अम्मा का भी चल गया, अगर ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब होता रहेगा तो हम चैन से रह नहीं पाएंगे शहरी बाबू। हमारा जो है प्राण है यही है, उसकी अम्मा का भी यही सब कुछ है, अगर इस पे आँच आ जाएगा ना तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे। माना कि किसी को बदल नहीं सकते, पर अगर ज़िंदगी में किसी को स्वीकारना है तो वो कर सकते हैं। ये कह के पराशर चला जाता है। जनक जो होती है वो बोलती है कि पता नहीं मेरे बाबा कौन थे, कहाँ रहते, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और पहली बात तो ये शहरी बाबू, आप बाहर कैसे सोएंगे, आप बेड पे सो जाएंगे, सोफ़े पे। ऋषि बोलता नहीं, मैं सोफ़े पे सो लूँगा, तुम जाकर तुम इतनी छोटी सी जगह में एडजस्ट नहीं हो पाओगे। जनक मेरी बात मानो, तुम चुपचाप बेड पे जाके सो जाओ। तभी जनक को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और जनक सवाल करने लगती है कि आप मेरे लिए प्यार क्यों दिखा रहे हैं, आप कब से मेरी इतनी केयर करने लगे, मेरा इतना ख्याल मत रखिए, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं मेरे लिए। तभी ऋषि बोलता है कि क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे करना है। तुम्हें नहीं पता जनक, जब तुम घर छोड़ के चली गई तो ऐसा लगा मुझसे कुछ छूट रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। तभी यहाँ पे जनक बोलती, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ऋषि बताता है, मैं तुम्हारी अम्मा से मिला था जनक, आखिरी समय में मैंने उनसे बात की थी, मैंने उनसे वादा किया था मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, तुम्हें अच्छा इंसान बनाऊँगा। ये सब बातें मैं कैसे भूल सकता हूँ, और उनके इतने बड़े इंसिडेंट के बाद मैं श्राद्ध पे भी ना हूँ। ये इतनी तो परवरिश ख़राब नहीं है ना मेरी। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ जनक, ताकि तुम इन सब चीज़ों से निकल सको। नूतन जी आत्मसम्मान की ज़िंदगी जी, जितने भी दिन से जिए, बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने। मैं नहीं चाहता वो थोड़ी सी भी आँच तुम पे आए। तभी यहाँ पे जनक बोलती है, क्या मेरी अम्मा ने बाबा के बारे में कुछ बताया था, अगर बताया था तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। ऋषि बोलता है कि देखो जनक, मुझे पता है, लेकिन ये कोई सही समय नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के बारे में बताऊँ। जनक बोलती, ऐसा क्यों करते हैं आप, वो मेरे बाबा है, मुझे जानने का पूरा हक है, लेकिन आप बार बार मुझे इस बात से मना क्यों कर देते हैं कि क्या मैं नहीं जान सकती मेरे बाबा कौन है, कहाँ पर रहते हैं। ऋषि बोलता है, आप सब जान सकती हो, लेकिन मैं नहीं बता सकता जनक, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बातें मैं अभी नहीं कर सकता, ये सही समय पे आने पे कह दूँगा, ठीक है। तभी यहाँ पे जनक बोलती, यही बात कहते कहते अम्मा चली गई, और यही बात कहते कहते आप भी चले जाओगे, मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। ऋषि बोलता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, और ये बात मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, बस थोड़ा टाइम दो, सही समय आने पर जैसे ही तुम्हें सच का पता चलेगा तो सब कुछ जान लोगे। तभी जनक रोने लगती है। ऋषि बोलता है, तुम क्यों रो रही हो। जनक बोलते, वही मैं सोच रहा हूँ, आप मेरी कब से इतना ख्याल रखने लगे, मतलब आप मुझे ये बात इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि मैं टूट जाऊँगी, रोने लगूँगी, बिखर जाऊँगी, लेकिन मुझे उस इंसान के बारे में जानना है। भले मेरी अम्मा नहीं रही तो क्या हुआ, मैं उस इंसान के आंखों में आंखें डाल के मैं उससे सवाल करूँगी कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने मेरी अम्मा को छोड़ा, जिसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो गई, उन्होंने हमारी क्यों जिम्मेदारी नहीं ली। ऋषि बोलता है, जनक अभी हम श्राद्ध पे आए, पहले वो काम कर लेते हैं, तुम्हारा एडमिशन हो जाए एक बार अच्छे से, तुम थोड़ी और मैच्योर हो जाओ, मैं तुम्हें बात बता दूंगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है, और तुम्हें तुम्हारे बाबा से भी मिलवा दूंगा, इतना तो भरोसा तुम कर ही सकती हो मुझे। जनक बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, पर बेचारी बाबू आप यहाँ पे मत सोइए, मैं बाहर जाके सो जाती, क्योंकि अदिति दीदी को पता चला हमने एक रूम में सोए, वो बहुत गुस्सा करेंगे और आपकी शादी पे भी प्रभाव पड़ सकता है। ऋषि बोलता है, मुझे किसी को सफाई देने की नहीं ज़रूरत है, और तुम्हें अच्छे से पता है जनक, ठीक है, और जिसको जो सोच रहा है सोचे, बाहर वाले क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, हमें पता है हमने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। तुम अपने दायरे में थी, मैं अपने दायरे में था, मुझे सबको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं। अभी तुम पे इतनी प्रॉब्लम है जनक, एटलीस्ट तुम उस पर फोकस करो, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है ही नहीं, मैं सबको हैंडल कर लूँगा। जनक बोलती है,
आप इतना सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पहले आप मुझे 1 मिनट बर्दाश्त भी नहीं कर पाते थे और अभी आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, क्यों पर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी ऋषि बोलता है कि बस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मन है करने का, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं हर बात का सफाई नहीं दे सकता झलक, ठीक है, मुझे करना है, मुझे सिचुएशन बोल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी फ़िक्र कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह अदिति जो होती है उस गाँव में पहुँचती है और एक औरत जो होती है वो लेके आती है, बोलती यही है पराशर जी का घर, जाके देख लीजिए। जैसे ही अदिति आके अपना पाँव बढ़ाती है उसके दिमाग में हज़ारों सवाल घूमने लगते हैं। वो सोचने लगती है ये गाँव जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, ये घर भी इतना पहचाना सा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कभी आई थी, हालांकि मैं गाँव में क्यों आऊँगी, मेरा तो सब कुछ शहर में है। एनीवेज़ मुझे ये सब बातें छोड़ के ऋषि पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। उसके बाद वो जाती है पराशर के पास। पराशर जी कहते हैं आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। ऋषि अदिति बोलती मैं ऋषि से मिलने आई हूँ, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ क्या, बुलाइए उसको, वो कहाँ पे है। तभी यहाँ पराशर बोलता है लेकिन आप क्यों मिलना चाहती हैं दमाद बाबू से। तभी अदिति बोलती है शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ, ठीक है, आपने ज़बरदस्ती शादी कर ली इसलिए सच नहीं बदला जा सकता है, बुलाइए मुझे उससे बात करनी है। पराशर बोलता है देखो हमें पता है आपकी शादी शहरी बाबू से तय हुई थी उस ऋषि से, लेकिन वो शादी नहीं हो पाई, गांव वालों ने ज़बरदस्त शादी कर दिया, हम उसके खिलाफ थे, वो सही चीज़ नहीं थी, लेकिन अब शादी हो गई है, अब उसे बदला नहीं जा सकता। वाकई में वो लोग पति पत्नी हैं, आपको इस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए, कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए और चुपचाप आपको भी आपकी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, तभी और यही सही रहेगा, उन दोनों को पति पत्नी का जीवन जीने लीजिए। तभी अदिति बोलती है मैंने आपसे एडवाइस नहीं मांगी है, ठीक है, और क्या हुआ है, कौन सी शादी, कैसी शादी, माई फुट, मुझे सिर्फ ऋषि से बात करनी है, आप उसको बुला सकते हो तो इतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, बाकी में कुछ नहीं चाहिए। बाकी शहर के लोग बोलते हैं, गांव के लोग कि एक काम करिए शहरी मैडम, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए आई हैं तो, और शहरी बाबू को इन्फॉर्म कर दो मुझसे कोई मिलने आया है। तभी यहाँ पे मंगलदीप कहते हैं कि अरे शहरी बाबू जनक बिटिया तो सो रहे हैं। यह सुनकर अदिति को झटका लगता है और वो बोलती कहाँ पे सो रहे हैं वो लोग, तो वो बोलते हैं रूम में सो रहे हैं वो लोग, अभी उठे ही नहीं हैं तो हम कैसे बुलाएं उनको। यह सुनकर अदिति को गुस्सा लगता है। अदिति बोलती है आप बुला रहे हैं ऋषि को या फिर मैं ही जाऊँ। पराशर बोलता है कि हम बुला देंगे, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है। अभी वो लोग अपना पति पत्नी का सब कुछ मान चुके हैं तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं। ये सुनकर झटका लगता है अदिति को। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे नूतन की श्राद्ध की तैयारी होती है और यहाँ पे ऋषि जनक को समझाता है कि तुम्हें अपनी मम्मी की तरह बनना है, तुम उनकी आधी छवि बनोगी जनक, पर पूरी छवि मत बनना, नहीं तो नाइंसाफ़ी होगी तुम्हारे साथ में। और मैं तुम्हारी माँ से वादा किया था आखिरी समय में, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ये सुनकर जनक एकदम इमोशनल हो जाती है। और आगे एपिसोड पे से बने हुए दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।